प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों अपने सिलेबस में है, जिसमें सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें करनी है बच्चों वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ जी बच्चों, हाँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो लिखा था उसको काट देना, पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ जी, देखिए बच्चों वेपर प्रेशर मैंने आपको लिखवाया था कि इक्विलिब्रियम पर लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए दो कंडीशंस का एप्लीकेशन करते हैं। पहली तो हमने देखी ये कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। देखो बच्चों, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है जो इजीली इवोपरेट नहीं कर सकता। एक बात बताओ, जो इजीली इवोपरेट नहीं करेगा उसके वेपर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो इवोपरेट नहीं हो रहा उसके वेपर्स बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्या वो कंपोनेंट वेपर प्रेशर लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा? वेपर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है 0। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या है? 0। यहां सॉल्यूट ही नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट नहीं। सॉल्वेंट तो आपका वोलेटाइल है। मान लेते हैं पहले आपका सॉल्वेंट था, अभी आपने सॉल्यूट नहीं डाला है, मतलब सॉल्यूशन नहीं बनाया है। सॉल्वेंट की सरफेस पर 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो आ सकते थे। सरफेस पर जो 100 मॉलिक्यूल्स आएंगे, सीधी सी बात है, वो ही इवोपरेट होंगे और वही 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर प्रेशर लगाएंगे। पर अब तुमने सॉल्यूशन बना दिया है जिसमें उस सॉल्वेंट में तुमने डाल दिया है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सरफेस पर टोटल 100 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, पर अब सीधी सी बात है, उन 100 में से कुछ तो सॉल्वेंट के होंगे और कुछ आपके अब सॉल्यूट के होंगे। तो मान लिया 100 में से 80 मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट के हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जब सॉल्यूशन बन गया है तो सिर्फ 80 मॉलिक्यूल्स ही इवेपोरेट होंगे और 80 मॉलिक्यूल्स ही प्रेशर लगाएंगे, वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में था, मतलब जब आपने सॉल्यूट नहीं डाला, और दूसरा केस जब आपने सॉल्यूशन तैयार कर दिया है, इनमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का हुआ। तो इसका मतलब अगर तुमने सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर जो है वो घट गया कि बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? तो जब तुमने सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस?
बिल्कुल डिक्रीज। इसी को हम लोग हेडिंग को क्या कह रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बार डेरिवेशन को देखते जाओ बोर्ड पर, उसके बाद में लिख लेना। मैं बोर्ड के सामने नहीं आ रहा हूं क्योंकि जैसा आपको पता है या फिर आप और क्लासेस में भी देख रहे होंगे कि जब हम लोग बोर्ड के सामने आ जाते हैं तो स्क्रीन ब्लर हो जाती है और बोर्ड पर जो लिखा हुआ या कोई डायग्राम है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं बोर्ड के पीछे ही हूं, पर आपके लिए मैंने पूरा प्रॉपर इंतजाम कर रखा है, आप बस एक जाइए। तो जैसा डाल्टन्स लॉ ने बताया, अगर पी, वहां हमने पी टोटल दिखाया था, यहां मैं पी सॉल्यूशन कह रहा हूं। सॉल्यूशन जो कि ए और बी, हमें पता है कि भाई ए तो जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, बी जो है वो सॉल्यूट है, कैसा, नॉन वोलेटाइल। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पी सॉल्यूशन पीए प्लस पीबी के बराबर आएगा, और राउल्ट्स लॉ कहता है कि पीए इक्वल टू होता है पी नॉट ए का ए और पीबी इक्वल टू होता है पी नॉट बी का ए बी। अगर जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर तुम्हारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर पी नॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। पी नॉट बी जीरो होने का मतलब है पी बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में पीएस जो है वो सिर्फ किसके इक्वल आएगा, पी नॉट, सॉरी पीए के। पीए का फॉर्मूला पुट कर दो, पी नॉट ए काय ए। अब काय ए जो है उसको हम लोग वन माइनस काय बी लिख सकते हैं, ये हमें पता है कि काय ए प्लस काय बी इक्वल टू वन आता है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो पी एस इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए काय बी, और पी नोट ए को दूसरी तरफ ले जाओ तो पी एस माइनस पी नोट ए इक्वल टू माइनस पी नोट ए काय बी। अगर इस माइनस पी नोट ए काय बी को आप प्लस बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपका हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस। पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि तुमने कहा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम, तो यहां जो पी नॉट ए में से तुमने पीएस घटाया है इसे ही बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर कितना घटा, पहले 100 था, फिर सॉल्यूशन का 100, तो कितना घटा, 100 माइनस 80। सॉल्यूशन जो है उसका 80 है और सॉल्वेंट का 100 था, तो 100 माइनस 80 मतलब कि 20 हुआ ना, लोअरिंग तो वेपर प्रेशर। लोअरिंग को तुम रिप्रेजेंटेशन में प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिलेशन में, तो जो लेफ्ट साइड में पी नॉट ए जो है वो नीचे आ जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, तो आपका लास्ट फॉर्मूला डिराइव होगा काय बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। इसको किसको, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी एस तो सिर्फ था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अगर इसे डिवाइड कर दिया पी नॉट ए से तो इसे अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है, सिर्फ काय बी के, काय ए कहीं नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें बच्चों। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, तुम्हारे सॉल्यूट के अमाउंट पर, सॉल्वेंट पर नहीं। तो यहां तुम देख रहे हो कि फॉर्मूला में सिर्फ काय बी आ रहा है, काय ए नहीं आ रहा। हाँ भाई, डेरिवेशन क्लियर है या नहीं है? ठीक है, क्लियर है। तो फिर आप हेडिंग बना दो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लिखो इसके अंदर पहले 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग non volatile solute, non volatile solute in a volatile solvent, in a volatile solvent, comma, the vapor pressure of the solution decreases, vapor pressure of solution decreases। पहले आप लोग मार्क कर दो, पीएस है, पी है, नॉट ए है, पी नॉट क्या है, पहले फटाफट क्या है, क्या है,
ये सारी चीजें पहले आप लोग वॉइस क्लियर नहीं है। मैं नेटवर्क रिफ्रेश करता हूँ। हाँ भाई, अब चेक करो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो फिर सबसे पहले तुम लोग मेंशन कर दो पीएस क्या है, पीए क्या है, पीबी क्या है, पी नॉट ए क्या है और पी नॉट बी क्या है। सबसे पहले इसे मेंशन कर दो। पीएस तो क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। ये लास्ट क्लास में भी मैं लिखा के आया हूँ। सबसे पहले इसे मार्क कर दो सभी। और शायद मैंने तुमसे कहा था कि जित प्रेशर्स, बिल्कुल कहा था कि प्रेशर्स के इंटर कन्वर्जेंस यूनिट जो है, इंटर कन्वर्जेंस तुम्हें आनी चाहिए कि बार को कैसे एटीएम में कन्वर्ट करना है, या एटीएम को कैसे पास्कल में कन्वर्ट करना है, या कैसे पास्कल को एमएम ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है, या एमएम ऑफ एचजी को कैसे टॉर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों को आना चाहिए। फटाफट से मार्क करो। पीएस क्या है, पीए क्या है, पीबी क्या है, पी नोट ए और पी नोट बी। ठीक है, लिख दिया है। तो फिर लिखो अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ लिख दो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। फिर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ लिख दो पी ए इक्वल टू पी नोट ए का ए और पीबी इक्वल टू पी नोट बी का बी। फिर लिखो if solute is if solute is non volatile, if solute is non volatile, then its p naught b is 0, then its p naught b is 0, then तो फिर पी एस इक्वल टू पी ए, फिर पी एस इक्वल टू पी नॉट ए का ए
पी एस इक्वल टू पी नोट ए का ए, फिर लिखो तुम काय ए इक्वल टू 1 माइनस काय बी, फिर आप लिखो काय ए इक्वल टू 1 माइनस काय बी, और अब आगे का डेरिवेशन एज इट इज बना दो। लास्ट में मेंशन कर देना पी नॉट ए माइनस पी एस, जो सेकंड लास्ट लाइन है वो तो क्या कहलाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जो लास्ट लाइन में पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए है, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आई होप आप लोगों को काय बी मोल फ्रैक्शन तो निकालना आता होगा, ये भी मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 65 डिग्री सेल्सियस। कीर्ति सेकंड लाइन को जो है पी नॉट ए माइनस पी एस, उसे अपन कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जो लास्ट लाइन में आया है फॉर्मूला उसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड लास्ट लाइन है ना, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 65 डिग्री सेल्सियस इज 92 mmHg, millimeter of mercury, mmHg, full stop. On dissolving 18.2 gram, on dissolving 18.2 gram non-volatile solute, 18.2 gram non-volatile solute in 100 gram water, 100 gram water, comma, the vapor pressure is lowered to, the vapor pressure is lowered to 87 mmHg, 87 mmHg, full stop. Calculate the molecular weight, calculate the molecular weight of non-volatile solute, molecular weight of non-volatile solute. करिए क्वेश्चन। बच्चों काय बी के फॉर्मूला में सुन लो एक बार मेरी बात, काय बी के फॉर्मूला में, काय बी का फॉर्मूला आएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड होना चाहिए। डाइल्यूटेड का मतलब ये है कि सॉल्यूट जो है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी वो बहुत कम होंगे किसके मुकाबले, एन ए के मुकाबले। तो तुम
डिनोमिनेटर में एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, डिनोमिनेटर में एन बी को तुम नेग्लेक्ट कर दो तो बचेगा क्या, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए, ये बचेगा। वरना अगर तुम लोग नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा और दो तुम्हारे पास में वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसमें नेगेटिव वाली को छोड़ के पॉजिटिव वाली लेनी पड़ेगी और इस कैलकुलेशन में बहुत लंबा समय लगेगा। इस वजह से तुम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर लिख देना, इफ सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड देन वी कैन नेग्लेक्ट एन बी इन डिनोमिनेटर। उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करो।
बच्चों काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ WB जो है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट वो आपका 18.2 है। WA जो है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट वो 100 ग्राम है। और वाटर का मोलर मास आपको पता होगा 18 ग्राम पर मोल आएगा। यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है मतलब P0A वो है 92 mmHg। और जो आपका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PS वो है 87 mmHg। तो आपका जो MB मास ऑफ सॉल्यूट जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला नेगलेक्ट कर देते हैं। एनबी को डिनोमिनेटर में WB मल्टीप्लाई बाय MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन WA मल्टीप्लाई बाय P0A अपॉन P0A माइनस PS। और इस पूरी कैलकुलेशन में जब आप सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो बच्चों टाइम बहुत लग गया है इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं। आपका आंसर आएगा 60.27 ग्राम पर मोल। 60.27 ग्राम पर मोल। $60.27 ग्राम पर मोल ये आपका आंसर आएगा। तो बच्चों सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आ जाइए। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों वो टेम्परेचर है, वो तापमान है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर मतलब ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। अब देखो अगर वेपर प्रेशर कम है तो आप वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देंगे। सीधी सी बात है, आप जितना ज्यादा मिक्सचर को गर्म करेंगे वेपर उतना ही ज्यादा बनेगा और प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो जैसा कि अभी आपने बात की कि सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मुकाबले कम होता है, मतलब अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर घट जाता है। अगर वेपर प्रेशर घट गया है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया है, भाई घट गया ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। तो अगर तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर फिर से वेपर प्रेशर को लाना है तो बताइए मोर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी या लेस टेम्परेचर की। मतलब आपको सॉल्यूशन को अब ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि कम टेम्परेचर देना पड़ेगा इवोपरेट करने के लिए। मोर टेम्परेचर का मतलब अब तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखिएगा on adding non-volatile solute comma the vapor pressure of solution decreases. The vapor pressure of solution decreases, therefore
to make it equal, to make it equal, to make it equal to the atmospheric pressure, more temperature is required. More temperature is required. Therefore, boiling point of solution becomes more than, boiling point of solution becomes more than pure solvent, becomes more than pure solvent. अगर टीबी आपको बोर्ड पर दिख जाएगा, टीबी कैपिटल टी और उसके बेस पर स्मॉल बी, टीबी क्या है मार्क कर लो, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी इज ग्रेटर, टीबी जो है और बी से ज्यादा होगा, टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। और डेल टीबी, डेल टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना ज्यादा बढ़ गया, डेल टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टीबी का फॉर्मूला आएगा टीबी माइनस टी नॉट बी, माइनस टी नॉट बी। अच्छा 11th में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहां 12th में हमने देखा कि जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन भी एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो बच्चों आपको ये जो रिलेशन दिख रहा होगा डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय बी, ये आप आई होप समझ पा रहे होंगे। यहाँ काय बी इसीलिए कहा गया क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि काय ए पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ काय बी पर डिपेंड करती है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मैंने लगा दिया एक कांस्टेंट के, तो डेल टी बी इक्वल टू के काय बी बन गया। और मैंने काय बी के फॉर्मूला को ओपन किया तो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए बन गया। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है तो एन ए जो है वो एन बी से काफी ज्यादा होगा, तो आप डिनोमिनेटर में एन बी को नेग्लेक्ट कर देंगे और फॉर्मूला बनेगा डेल टी बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एन बी अपॉन एन ए। एन बी और एन ए के फॉर्मूला को भी अगर आप ओपन कर दें तो एन बी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए का फॉर्मूला डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको अगर आप बच्चों सॉल्व करें तो देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लास्ट में लिखा है डेल टी बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एम ए। के और एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को एक साथ अलग से लिखा है, और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डब्ल्यू ए इसको मैंने अलग से लिखा है। बच्चों के तो कांस्टेंट है ही, इसके अलावा हर सॉल्वेंट का मोलर मास भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं एक कांस्टेंट को किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। यहां जो नया कांस्टेंट निकल करके आता है उसे हम लोग कहते हैं के बी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, के बी, जिसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम लोग इसे कहते हैं। और जो बाकी बचा था बच्चों डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डब्ल्यू ए, ये है आपका मोलैलिटी। ये है, ये क्या है, ये है आपकी मोलैलिटी। तो आपका लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा डेल टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब है मोलैलिटी। पानी के लिए H2 के लिए Kb की वैल्यू कांस्टेंट है जो है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। हाँ भाई डेरिवेशन क्लियर है या फिर नहीं है, डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है।
ठीक है, तो फिर डेरिवेशन बना दो। डेरिवेशन डिराइव कर दीजिए। केबी, केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल, MOLAL, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या एब्यूलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी यूनिट आती है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी पर मोल। और ये लिख देना फॉर वाटर, फॉर वाटर the value of Kb is 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो क्वेश्चन में दे रखी हो तो ठीक, ना दे रखी हो तो आपको पता होनी चाहिए, इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्वेश्चन लिखिए। द सॉल्यूशन, the solution of a non-volatile solute, the solution of a non-volatile solute boils at 3.4 Kelvin, 373.4 Kelvin, in which 5 gram solute, 5 gram solute is dissolved in 100 gram water, is dissolved in 100 gram water, full stop. Determine the molar mass of solute, determine the molar mass of solute if Kb, if Kb of water is, if Kb of water is 0.512, 0.512 Kelvin kg per mole, 0.512 केल्विन केजी पर मोल। चलिए बच्चों, फटाफट से, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में इसको सॉल्व कर दो। क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, और प्योर वाटर का शायद आप लोगों को पता होना चाहिए, केल्विन में कितना आता है, 373 केल्विन होता है। तो आप डेल टी भी निकाल लेंगे, डेल टी भी आपको पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के भी आपको पता है, डब्ल्यू बी आपको पता है, डब्ल्यू ए आपको पता है, एम ए आप वाटर के लिए कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो बचा क्या, सिर्फ एम बी। सारी चीजें आपको पता है, सिर्फ एम बी आपको नहीं पता। तो इजीली, आई होप इजीली आप एम बी को कैलकुलेट कर पाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। Boyle said 373.4 Kelvin.
बेटा जो मोलर मास आ रहा है 64 ग्राम पर मोल आ रहा है। मोलर मास 64 ग्राम पर मोल आ रहा है बेटा। एमबी जो है, एमबी का फॉर्मूला तुमने बनाया हो तो एमबी इक्वल टू बन जाएगा 1000 इंटू के बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए। वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो एमबी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.512 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 अपॉन 0.4 इंटू 100। आपका जो डेल टीबी है वो 0.4 आएगा। 373.4 में से 373 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.4। और इस पूरे में ज्यादा कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। इसको सॉल्व करने पर आपका लगभग राउंडिंग ऑफ में एग्जैक्ट आंसर 64 ग्राम पर मोल आएगा। तो बच्चों इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की दो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन्हें